नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं एनटीए ने अपने क्वेश्चंस रिलीज कर दिए हैं। हर सेशन के सेकंड सेशन के हर शिफ्ट के क्वेश्चंस पेपर रिलीज कर दिए हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आपको सारे पेपर्स के डिटेल्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी क्रम में आज अपन अप्रैल सेशन के जेईई मेंस का 8 अप्रैल 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस करें और उसका भी अपन क्या डिस्कस करें, केमिस्ट्री का पार्ट। अपन को दिया हुआ है द रिएक्शन हाफ H2 गैस प्लस AgCl सॉलिड, ये अपन को दे रहा है H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस प्लस Ag सॉलिड, राइट। अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल, अपन से पूछा है कि गिवन चार ऑप्शंस में से कौन सी गैल्वेनिक सेल में अपन को ये इक्वेशन मिलेगी। तो अपन जानते हैं यहाँ पे अगर अपन बात करें एनोड और कैथोड की रिएक्शंस की, अपन बात करें एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डेट इज H2 गैस, और ये हमारा क्या देगा, ये देगा 2H प्लस प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। और कैथोड की अगर अपन बात करेंगे, कैथोड पे हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार होगी, डेट इज AgCl, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये हमारे को बना देगा Ag प्लस ऑफ Cl माइनस। तो अगर अपन देखते हैं हमारे गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो करेक्टली मैच करेगा इस इक्वेशन के साथ, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन 2, डेट इज PtH2 गैस HCl सॉल्यूशन, और उधर अपन को क्या मिल रहा है, AgCl सॉलिड से Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर 2। तो इसका अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन, डेट इज एनोड पे हमारे पास क्या रिएक्शन बनेगी, H2 हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और AgCl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस Cl माइनस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग आर, और अमीनो एसिड हमारे पास गिवन है आइसोल्यूसिन, सिस्टेन, लाइसिन, मिथायोनिन एंड ग्लूटामिक एसिड। तो देखिए डायरेक्टली अगर हम बोले तो मेमोरी बेस ये क्वेश्चन है, आपको डिफरेंट अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए और इनमें से किस में सल्फर प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें यहां पर सिस्टेन में और मिथायोनिन में सल्फर प्रेजेंट है, बी और डी में अल्टीमेटली फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बार स्ट्रक्चर्स भी देख ही लेते हैं। तो स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, आइसोल्यूसिन में आप देख सकते हैं कहीं पे भी सल्फर नहीं है, सिस्टीन में भी कहीं पर सल्फर प्रेजेंट, सिस्टीन में अगर हम बात करें तो सल्फर प्रेजेंट है, लाइसिन की बात करें सल्फर प्रेजेंट नहीं है, मिथायोनिन में आपका सल्फर दिख रहा होगा और ग्लूटामिक एसिड में सल्फर प्रेजेंट नहीं है। अल्टीमेटली बी और डी दोनों अमीनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट है, फोर्थ ऑप्शन में मेंशन है, सो फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अपन केमिस्ट्री का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। ये इनऑर्गेनिक के पार्ट का क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ये बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, डायमैग्नेटिक एंड मोस्ट स्टेबल। ये बोल रहा है ये ऑक्टाहेड्रल, डायमैग्नेटिक एंड मोस्ट स्टेबल। आप देखो इसमें ऑक्टाहेड्रल, चूंकि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर सारे का 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये ऑक्टाहेड्रल है। जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। अब ये डायमैग्नेटिक की बात है, तो डायमैग्नेटिक में क्या है, डायमैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो, जिसमें अपन यूं बात करें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसका जीरो होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसका जीरो हो वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो अपन चेक करके देखते हैं कौन सा डायमैग्नेटिक है। ये अपन फर्स्ट कंपाउंड का लिए, ये फर्स्ट कंपाउंड का लिए, यहां पर ये कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोबाल्ट यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब ये इसका हो गया ये 3d6, ये 3d6 है। और चूंकि यहां पर अपना जो लिगेंड है वो Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अपन देखते हैं ये पेयरिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करा सकता है। अब देखते हैं पेयरिंग है पॉसिबल या नहीं है। तो चूंकि यहां पर ये 3d6 है, ये रहा 3d6, ये डी ऑर्बिटल हुआ अपना, ये A1 2 3 4 5 6, ये 3d6 है। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और यहाँ पर अनपेयर्ड है, तो ये पेयरिंग पॉसिबल है। तो ये पेयरिंग होने के बाद यहाँ पे अपना ये 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ आ गए, ये तीनों ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चूंकि जीरो हो गया तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। ये अपना फर्स्ट जो ऑप्शन है ना, यही अपना ये डायमैग्नेटिक हो गया। अब अपन नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायमैग्नेटिक। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि ये मोस्ट स्टेबल कौन है, तो चूंकि मोस्ट स्टेबल ही है ना, तो स्टेबिलिटी को अपन डिसाइड करते हैं
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से, क्रिस्टल फील्ड CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से। इसमें क्या अपने को करना है ना, क्रिस्टल फील्ड में इसका ये बेसिक फार्मूला है, अपन यहाँ पर ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अपन इससे डिसाइड करते हैं। क्रिस्टल फील्ड -4 इंटू एक फार्मूला आती है T2G प्लस 0.6 इंटू EG प्लस नए जो पेयर बनते हैं ये XP हुआ नए पेयर। इससे इस डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अपन देखते हैं कि किस में ये CFSE का ज़्यादा वैल्यू है। तो ये देखो यहाँ पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये निकेल +2 में है, ये कोबाल्ट यहाँ भी +2 में है और यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो ये अपन इसका ये जब डायमैग्नेटिक निकल गया था तो अपन देखते हैं यहाँ पे ये +2 और +2, तो ये +3 से तो ऐसे भी वीक है। +2 एक्चुअली क्या है, लिगेंड का स्ट्रेंथ या अपन एनर्जी का जो देखते हैं तो सबसे पहले वो डिपेंड करता है चार्ज पर, फिर लिगेंड के स्ट्रेंथ पर, और फिर वो डिपेंड करता है कि इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी है, क्रिस्टल फील्ड का स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितना है। तो अपने को देखो यहाँ पर इसका निकाला ना, तो ये +3 ये और +3 ये, तो इन दोनों को अपने को देखना है। चूंकि ये +2 वाले तो ऐसे ही लेस स्टेबल है इन दोनों से, तो इन दोनों में चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोबाल्ट +3 मतलब ये 3D6 हुआ। तो इसको जब अपन CFSE के अनुसार, क्रिस्टल फील्ड के अनुसार अपन इसको तोड़ते हैं, इसको ब्रेक करते हैं D6 ऑर्बिटल को, ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फील्ड है। तो इसको जब अपन स्प्लिट करते हैं तो ये T2G ऑर्बिटल और ये रहा EG ऑर्बिटल, ये T2G और ये EG। तो T2G में अपने चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा देगा 1 2 3 और ये पेयरिंग करा दिया। तो यहाँ पर 6 का 6 इलेक्ट्रॉन किस में है, T2G में ही। तो अपना फार्मूला के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा और -2.4, तो मतलब इसका वैल्यू आ गया आपका -2.4। और इसकी बात करें कोबाल्ट +3 में, तो यहाँ भी 3D6 है, लेकिन यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग कराएगा ही नहीं। पेयरिंग चूंकि नहीं कराएगा, पेयरिंग अगर ये नहीं करा पाएगा, यहाँ पर ये पेयरिंग नहीं कराएगा, इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होगा यहाँ पे वो पेयरिंग कराएगा नहीं। तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, मतलब T2G में तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। T2G में अगर अपन यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू EG में इलेक्ट्रॉन रहा 2, तो यहाँ पर ये हो गया -1.6 प्लस 1.2, ये -0.4। तो आप देखो इसका वैल्यू यहाँ पे आ गया -0.4 और इसका वैल्यू आ गया -2.4। तो यहाँ भी अपन अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के अनुसार देखें तो अपना स्टेबिलिटी जिसका ज़्यादा होगा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन अपना फर्स्ट रहा जो मोर स्टेबल है। तो ये रहा अपने इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल भी हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। डायमैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चूंकि 0 है, चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 है तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। स्टेबिलिटी की बात करें तो अपना क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्स्ट ऑप्शन में दिखा मेरे को, तो अपन फर्स्ट ऑप्शन कर दिए। ये सेकेंड और थर्ड को अपन ने चेक नहीं किया, चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने को क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे ये +2 में है तो ये ऐसे भी ये +3 वाले से वीक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना फर्स्ट हो गया। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू अल्कली लीचिंग टेक्निक। कौन सा मेटल है जिसको अपन अल्कली लीचिंग टेक्निक से प्राप्त करते हैं। तो देखो अल्कली लीचिंग टेक्निक से होता क्या है, एक्चुअली लीचिंग टेक्निक है ना, ये दोनों यहाँ पे ये देखो ये एम्फोटेरिक है, ये यहाँ एम्फोटेरिक नेचर का है, ये यहाँ पर आपका एम्फोटेरिक नेचर का है, और ये दोनों एम्फोटेरिक नहीं है। अपन जो यहाँ पे अल्कली लीचिंग टेक्निक से है ना, अल्कली लीचिंग टेक्निक से अपन एम्फोटेरिक मेटल को ही अपन एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। अब यहाँ पर अपने को एम्फोटेरिक में 2 मेटल दिया हुआ है, SN और PB। यहाँ पर SN और PB 2 एम्फोटेरिक मेटल दिया हुआ है। चूंकि यहाँ पर जो SN है ना और PB है, तो PB का नेचर क्या होता है, ये कम्प्लेक्स बना लेता है। PB एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन का नेचर है और SN कम्प्लेक्स नहीं बना पाता है, इसलिए अपन चूंकि ये कम्प्लेक्स बना लेगा तो ये सोल्यूबल हो जाएगा, तो अपन इसको नहीं कर पाएंगे, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपन यहाँ पर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा 4, SN 4 ऑप्शन। कौन सा टेक्निक से निकालेंगे, ये अल्कली लीचिंग टेक्निक के द्वारा अपन कौन सा एलिमेंट को निकाल पाएंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपना
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये चारों अपने पास ऑप्शन है, इसमें ये बोल रहा है कि कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट कॉम्प्लेक्स का करेक्ट ऑर्डर है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों, बेटा यहाँ पे अपन स्पिन मैग्नेट मतलब ये किसका, म्यू जो है जीरो ज्यादा है। म्यू का यहाँ पे फॉर्मूला होता है √n इंटू n प्लस टू, √n इंटू n प्लस टू। जिसका इसमें म्यू ज्यादा होगा, जिसका यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताता है, जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उसका उतना ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो अपन को ना देखते हैं चारों में ऑप्शन निकाल करके देखते हैं कि किसमें कितना है, ठीक है। तो अपने को देखो ये फर्स्ट ऑप्शन रहा कोबाल्ट +3, यहाँ पर फर्स्ट में कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दूसरे में यहाँ पर मैग्नीज जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और लास्ट में जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप देखो यहाँ पर फ्लोरीन, ये फ्लोराइड हुआ, ये ब्रोमाइड हुआ, ये साइनाइड हुआ और ये साइनाइड हुआ, तो ये दोनों अपना वीक फील्ड लिगेंड है, ये दोनों यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, ये यहाँ पर जो लिगेंड है अपना कैसा है, वीक है, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर होता क्या है, चूंकि यहाँ पर लिगेंड अपना वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो जो वीक फील्ड लिगेंड है ना वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग है वो पेयरिंग करा पाएगा। तो अपने को इसमें देखना क्या है, अब यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, कोबाल्ट +3 मतलब 3d6, ये 3d6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ Mn+2 है मतलब ये 3d5 है, ये यहाँ पर ये आयरन +3 है, ये 3d5, और यहाँ पर मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आप देखो वीक फील्ड लिगेंड है ना, ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को 4 दिख रहा है, 1 2 3 4, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पर 3d5 है और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, पांचों के पांचों यहाँ पर अनपेयर्ड है, तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड हो गए। अब यहाँ पर देखो आयरन ना +3 यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जिसका कन्फिगरेशन क्या है 3d5, ये 3d5 में है, तो चूंकि फील्ड अपना स्ट्रॉन्ग है, ये साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करा पाएगा। तो पेयरिंग कराने के बाद में अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 बचता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास 1 बचता है, और इसमें मैग्नीज क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो +3 में है, तो अपने को यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, अपन यहाँ पर जैसे पेयरिंग भी करा लेंगे, अपने को 6 है, तो अपने को ऑक्टाहेड्रल जब कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो अपना हाइब्रिडाइजेशन जो होता है या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। मतलब अपने को ना अगर आउटर इन्वॉल्व होगा तो भी या इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो तो भी अपने को d का 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ही ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए। तो यहाँ पर अपने को एक ही पेयरिंग करा पाएंगे, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल की जरूरत है, तो अपन ने एक पेयरिंग करा दिया। पेयरिंग कराने पर फिर भी अपने पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास बच जाता है। तो अपन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपन ने जो क्वेश्चन पूछा था, अपने को यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था, अपने को यहाँ पर क्वेश्चन था कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो आप देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे 5, सबसे ज्यादा यहाँ पर 5 में दिख रहा है, फिर अपना 4 है, उससे कम है ये 2, और सबसे कम है ये 1। तो अपना जो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 4, आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने पास कि वाटर गैस का, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा यहाँ पर कि वाटर गैस का ऑन रिएक्शन विद कोबाल्ट एज ए कैटलिस्ट, वाटर गैस का जब हम एज ए कैटलिस्ट रिएक्शन कराते हैं कोबाल्ट से, तो कौन सा प्रोडक्ट अपना क्या बनता है, कौन सा ये अपने को भी प्राप्त होता है। तो देखो एक्चुअली होता क्या है, ये वाटर गैस क्या, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO+H2, इसको अपन बोलते हैं वाटर गैस, इसको अपन बोलते हैं वाटर गैस। ये रहा वाटर गैस। इस वाटर गैस का ना वापस अपन डाई हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं ना, कैटलिस्ट अपन लेते हैं यहाँ पे जेडेनो या Cr2O3, जेडेनो या Cr2O3, ये वाटर गैस रहा। तो वाटर गैस का वापस अपन हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं ना, कैटलिस्ट अपना कौन है, या तो जिंक का ऑक्साइड है या क्रोमियम का ऑक्साइड है। कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर जेडोनो और Cr2O3 है। तो यहाँ पे अपना रिएक्शन बना, ये प्रोडक्ट जो बनता है ना, ये CH3OH बनता है, मेथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो और मेथेनॉल अपना यहाँ पे 4th ऑप्शन में है, तो चूंकि अपना यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये अपना आंसर अपना हो जाएगा 4th, ठीक है। टू IO3 माइनस प्लस XI माइनस प्लस 12H प्लस, ये अपन को दे रहा है 6I2 प्लस 6H2O, ये अपन को एक रिएक्शन दी गई है और पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
x, अपन को x की वैल्यू निकालनी है, मतलब अपन को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालना है जो i माइनस का होगा, राइट। तो अगर अपन ये इक्वेशन लिखते हैं दैट इज IO3 माइनस प्लस x ऑफ i माइनस प्लस 12 या फिर अपन सिर्फ और सिर्फ अभी क्या लिख रहे हैं, रिएक्टेंट्स लिख रहे हैं और प्रोडक्ट में जो जो मिल रहा है वो लिख रहे हैं, तो प्लस I2 प्लस H2O, राइट। अगर यहाँ अपन ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं तो यहाँ पे आयोडीन का हमारे पास आ जाता है +5 और यहाँ पे आयोडीन का आ जाता है -1 और यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है तो उसके कितना हो जाएगा 0, राइट। अब अगर अपन एन फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर कितना आ गया 5, अगर अपन इसको बोल देंगे एन फैक्टर 1 है तो ये कितना आ गया 5 और अपन बोल देंगे ये एन फैक्टर 2 है तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 1। इसका मतलब जब भी ये दोनों कंबाइन करेंगे ये हमेशा किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, 5:1 के रेशियो में। अब अपन बात करें 5:1 के मोलर रेशियो में कंबाइन करेंगे हमेशा। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें कि हमारी इक्वेशन कैसी होनी चाहिए तो इसके आगे हमारे पास कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा IO3 माइनस प्लस ऑफ 5I माइनस प्लस ऑफ H प्लस और ये अपन को दे देगा I2 प्लस ऑफ H2O। अब अगर अपन यहाँ पे बैलेंस करें, यहाँ पे आयोडीन के हमारे पास कितने हैं 6 एटम्स है, उधर हमारे पास 2 ही एटम है, तो अपन यहाँ पे करके क्या करते हैं इसको 3 करते हैं, तो ये बैलेंस हो गया। सिमिलरली बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के कितने हैं 3 है और वहां पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो अपन ने यहाँ पर कर दिया तो ये भी कितने हो गए 3 हो गए। अब अपन देखते हैं यहाँ पे हमारे पास वाटर कितने हैं, सॉरी H2 हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, सॉरी एक ही है, तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे 6H प्लस। अब हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी उसमें H प्लस कितने हैं 12 है, इसका मतलब अपन को पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि यहाँ पे I2 भी कितने हैं, यहाँ पे अपने पास 3 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे वाटर कितने हैं 3 है और यहाँ पर 6 है। तो अगर अपन पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2IO3 माइनस प्लस ऑफ 10I माइनस प्लस ऑफ 12H प्लस और ये अपन को दे देगा 6I2 प्लस ऑफ 6H2O, राइट। तो अपन को क्या चाहिए था, अपन को कोफिशिएंट चाहिए था I माइनस का और यहां से अपन देख सकते हैं कि I माइनस का कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो गया है 10 हो गया है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। वो कहता है द एन फैक्टर फॉर IO3 माइनस एंड I माइनस इन द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन आर 5:1। अपन देख चुके हैं 5:1 का हमारे पास क्या है एन फैक्टर आया है, देयरफॉर IO3 विल ऑलवेज रिएक्ट इन द मोलर रेशियो 1:5 टू गेट I2, राइट, सही है। देन वही चीज जो अपन ने इक्वेशन में करी थी और यहाँ पे अपन ने एन फैक्टर की मदद से ITUS मेथड लगा के देख लिया कि हमारे पास I माइनस का कोफिशिएंट कितना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 10 आया है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग जिप्सम टू सीमेंट। अब ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि अपन सीमेंट में जिप्सम को क्यों ऐड करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे है क्या, ये देखो ये जिप्सम रहा, ये CaSO4.2H2O ये रहा जिप्सम। एक्चुअली होता क्या है कि जिप्सम को अपन सीमेंट में ऐड करते हैं, सीमेंट ये रहा सीमेंट। अपन जिप्सम को यहाँ पर सीमेंट में इसलिए ऐड करते हैं ना क्योंकि यहाँ पर उसके प्रोसेस को स्लो डाउन करना होता है, क्योंकि ये अगर अपन व्हाट इज द पर्पस ये ऐड करना जिप्सम को ऐड करना सीमेंट में, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है टू हार्ड मास टू स्पीड प्रोसेस। होता क्या है अपन सीमेंट जो होता है ना ये सीमेंट है, इसमें अगर अपन जिप्सम को ऐड नहीं करेंगे तो होगा क्या कि वो जो अपन वाटर को जो है ना वो प्रोसेस स्लो डाउन नहीं कर पाएगा, जिस कारण अपन जब ही अपन थोड़ा सा भी सीमेंट में वाटर को मिक्स करेंगे ना तो क्या वो तुरंत सेटल डाउन हो जाएगा, वो तुरंत सेटल हो जाएगा, अपना वो कंक्रीट सही से नहीं हो पाएगा। इस कारण अपने को इस प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए, जल्दी वो सेटल डाउन ना हो जाए, जल्दी वो कंक्रीट प्लेस ना हो जाए, इन कारणों से अपने को यहाँ पर प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए ना जिप्सम को ऐड किया जाता है। तो ये अपना ऑप्शन हो गया फोर्थ, टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए अपन यहां पर जिप्सम को सीमेंट में ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, रिएक्टेंट गिवन है LiBH4 के साथ में ट्रीट किया गया है ETOH की प्रेजेंस में फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। मेजर प्रोडक्ट ABCD ऑप्शन में या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में हमें पता करना है। अब फोकस करें LiBH4 पे। LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड जो कि एक सिलेक्टिव रिडक्शन ये करता है, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है,
कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन ये नहीं करेगा, लेकिन लेट्स से अगर हमारे पास एस्टर आ गया तो एस्टर का ये अल्कोहल में रिडक्शन कर देता है। सो प्रोडक्ट हम फॉर्म करेंगे, यहां पर रिंग एज इट इज, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हमारा एज इट इज आएगा, तो COOH, और ये यहां पर कार्बन, एस्टर का एक कार्बन, और यहां पर सिंपली OH ग्रुप आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल से क्वेश्चन है। आंसर यहां पर अगर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ऑप्शन में देख कहें तो फोर्थ ऑप्शन में हमें मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपना कि मैच द कॉलम। अपने को मैच कॉलम करता है फर्स्ट, ये लिस्ट का यहां पर मैच कॉलम करना है फर्स्ट का सेकंड से। अब देखिए यहां पे क्या है ना कि ये अपने को ये कंपाउंड दिए हुए हैं, ये एक फ्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, और ये जिंक है। ये इधर कुछ सब्सटेंस है और ये इधर कुछ यहां पर इसका वैल्यू दिया हुआ है कि मैक्सिमम अलाउड कंसंट्रेशन इन ppm ड्रिंकिंग वाटर। मतलब ये जो ppm है ना, पार्ट पर मिलियन, जो अपन वाटर ड्रिंक करते हैं ना, उसमें इसके वजह होने से और न होने से क्या समस्या है, नहीं है, तो इसमें कितना अपने को मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए होता क्या है ना कि अपन को ये क्यों दिया, अपने को ये डाटा दिया क्यों है, एनसीईआरटी में इसका जिक्र है, ये एक्चुअली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है, फैक्चुअल बेस्ड है, लेकिन इसकी जरूरत है। अब यहाँ पे ये फ्लोराइड है, ये फ्लोराइड एक्चुअली अगर वाटर में फ्लोरीन नहीं होगा ना, तो फ्लोरीन के कमी से अपने को ये टूथ डिके, दांत जो होता है ना, ये टूथ का डिके होने लगता है डिफिशियंसी की वजह से। तो इस कारण अपने को ना इनका दिया हुआ है कि फ्लोरीन का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इतना ही होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये सल्फेट है, SO4-2 सल्फेट, अगर वाटर में सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा ना, तो ये मेथेमोग्लोबिनिया, जिसको अपन बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, एक डिजीज होती है। तो ये जो चारों दिए हुए ना यहाँ पर, फ्लोराइड हुआ या SO4-2 हुआ, NO3- है, ये जिंक है, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन है, इनका बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन इसके ppm में दिया जाता है, और अपने को बताना ये करके दिया जाता है ताकि इनके ज्यादा होने से डिजीज ना हो, अपने को प्रॉब्लम ना हो। इन वजहों से इनका कॉन्सेंट्रेशन देखा जाता है। तो इसमें होगा क्या कि फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन 2 ppm से कम होना चाहिए, तो अपने को डिजीज नहीं हो पाएगा। ये SO4-2 है, ये 5 ppm से अगर कम होगा तो अपने लिए बेटर है, अपने कोई डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। जस्ट उसी प्रकार NO3- का 50 ppm से कम होना चाहिए। ये ZN है ना, इसका जो है 500 ppm से कम होना चाहिए। तो ये अपने को ऑप्शन में दिया हुआ है, ये अपने को फर्स्ट ऑप्शन में, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इनका कंसंट्रेशन मैच कर जा रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये फिर वापस ये एक क्वेश्चन है इन क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड एक कंपाउंड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्रोमियम सेम। मतलब इनमें से कौन सा कंपाउंड है, ये जो चारों कंपाउंड अपने को दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कंपाउंड है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें डी इलेक्ट्रॉन को जो प्रेजेंट है इसमें, किसमें, क्रोमाइल क्लोराइड में। तो देखो क्रोमाइल क्लोराइड होता क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड क्या है, ये वापस इनऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन है। तो ये CrO2Cl2, इसी को अपन क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड में यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ये क्रोमाइल, यहाँ पर ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन रेट देखते हैं, डी इलेक्ट्रॉन चेक करना है, तो अपने को डी इलेक्ट्रॉन को कितना है उसके लिए पहले अपने को चेक करना पड़ेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ये देखो, ये क्रोमियम को अपन ने X मान लिया, O2 ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑक्सीजन का -2, तो ये 2 प्लस ये क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 2 है 2, तो ये अपना यहाँ पर ये X का वैल्यू जो है ये +6 आ गया। मतलब ये क्या है, क्रोमियम के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 6 आ गया। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ गया। अब यहाँ पे इसमें से चेक करना है कि इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें क्रोमियम में, अब क्रोमियम 6 का क्या मतलब हो गया, क्रोमियम 6 का मतलब हो गया, क्रोमियम में नेचुरली अगर अपन बात करें तो क्रोमियम में होता है 4s1 3d5, लेकिन 6 + 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। इसका मतलब है ये 1 यहाँ से और 5 यहाँ से, मतलब ये टोटल इसका इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, 4s में भी 0 और 3d में भी 0, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अपने को इन चारों में से चेक करना है। यहाँ पे ये आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर वैनेडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये टाइटेनियम यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये मैग्नीज यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अपने को देखना है कि कौन सा ऐसा यहाँ पर इसका एलिमेंट है जो जिसमें इलेक्ट्रॉन एक भी ना हो। तो चलो अपन चेक करके देखते हैं।
अपन जब चेक करते हैं ना, जब अपन चेक करते हैं यहां पर मान जाए मैग्नीज का अपन एक ऑप्शन देखते हैं, अपन सारे का चेक करके देख लेते हैं अपने को क्या। मान लीजिए यहां पे अपन ने आयरन का ही देखा, चलो आयरन का देखते हैं। यहां पर ये आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 3d6 मतलब यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर ये वैनेडियम +4, वैनेडियम +3 का मतलब हो गया 3d2, ठीक है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा। ये टाइटेनियम यहाँ पर +3 है, मतलब ये 3d1, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब यहाँ पर ये Mn+7, Mn+7 में क्या होगा, Mn+7 में क्या होगा, यहाँ पर ये 4s2 3d5 इसमें मैग्नीज का होगा, और ये 7+7 में मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिए। तो इसमें वापस यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन का जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 कंडीशन में है। तो ये जो अपना जो कंडीशन है, जो अपने को यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड में क्रोमियम +6 में था, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था, जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 था, तो वो सेम कंडीशन फुलफिल कर रहा है मैग्नीज का 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, 4। ये अपना आंसर हो गया 4। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन क्या है, ब्यूटेनवनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथॉक्सी इथेन, और रीजन यहां पर गिवन है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए ब्यूटेनॉल की हम बात करें, सो दिस वन इज ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 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 एंड OH। ओके जी, ये आपका ब्यूटेनॉल हुआ, हाँ जी। और अगर हम यहां पर गिवन है वेल इथॉक्सी इथेन, सो इथॉक्सी इथेन इज C2H5O C2H5। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन करना है। आप ये जानते हैं कि लेट्स से अगर अल्कोहल है, R को एल्काइल ग्रुप, OH दिस वन इज अल्कोहल, तो डिफरेंट अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएट होते हैं। सो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अच्छी तरह एसोसिएट होंगे, दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वाइल तो अगर हम बात करें ईथर में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं होगा। सो अल्टीमेटली अल्कोहल का यस बॉइलिंग पॉइंट इथॉक्सी इथेन से, ब्यूटेनवनॉल का इथॉक्सी इथेन से, क्योंकि कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, जो कि सेकंड ऑप्शन में गिवन है, अल्टीमेटली सेकंड। जी हां, सेकंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में सिंपली लिस्ट 1 लिस्ट 2 गिवन है, हमें मैच द कॉलम करना है। लिस्ट 1 में रिएजेंट यूज्ड एंड लिस्ट 2 में कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप डिटेक्टेड गिवन है। वन बाय वन चलते हैं। लिस्ट 1 में फर्स्ट रिएजेंट है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट। सो बेसिकली ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, एलिफेटिक एल्डिहाइड का पॉजिटिव टेस्ट ये देता है। सो यहां पर हम लिख देते हैं जस्ट फॉर मेमोरी, ये बेनेडिक्ट की यहां पर बात हो रही है। और एलिफेटिक एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो लिस्ट सेकंड के थर्ड कंपाउंड में हमें मिल रहा है, सो ए बिलोंग्स कर रहा है थर्ड को। यहां तक तो चलिए बात ठीक है। बी सी डी सब हमें मैच करने हैं। बी की बात करते हैं, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन की बात आ गई तो सबसे पहले तो हम फिनॉल को सर्च आउट करेंगे, क्योंकि फिनॉल के टेस्ट में हमारा न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन काम आता है। फिनॉल कहीं दिख रहा है, सो यस दिस वन इज फिनॉल। सिली मिस्टेक ना करना, ये आपका फिनॉल नहीं है, ध्यान रखना एल्कोहल है। रिंग से डायरेक्टली OH कनेक्ट होना चाहिए, जो कि फोर्थ में कनेक्ट है। बी बिलोंग करता है फोर्थ को। सी की बात करते हैं, ये आपका फिनॉल टेस्ट लिख लेते हैं यहां पर, फिनॉल टेस्ट। सी की बात करते हैं एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन। एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री एमाइन लेट से है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है 1 डिग्री एमाइन से, वेल नॉट आइडोफॉर्म, आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है, तो 1 डिग्री एमाइन से आइसोसाइनाइड यहां पर मिलता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। 1 डिग्री एमाइन ढूंढे, सो दिस वन अल्टीमेटली ये यहां पर लिख देते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। और आपका एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन को अगर 1 डिग्री एमाइन के साथ में आप ट्रीट करेंगे तो सिंपली यहां पर NH2 की जगह NC आ जाएगा, दैट्स इट। सो ये बिलोंग करेगा सेकंड को। और डी की बात करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड एंड
सोडियम हाइपोक्लोराइड, कहीं ना कहीं हेलोफॉर्म टेस्ट की यहां पर बात हो रही है। सो हेलोफॉर्म टेस्ट लिख लेते हैं। कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं? मिथाइल कीटोन, या अगर हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल जिसके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटोन हमें मिलेगा, वो हेलोफॉर्म टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें, सो दिस वन इज 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल है तो हेलोफॉर्म टेस्ट में ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। डी बिलोंग्स टू फर्स्ट। दैट्स इट बच्चों, हमने मैच द कॉलम कर लिया है। ए थर्ड को, यस ए थर्ड को, तो सेकंड गलत हो जाता है, थर्ड गलत हो जाता है। बी फोर्थ को, सी सेकंड को, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाता है। एंड डी फर्स्ट को। फर्स्ट ऑप्शन में हमें करेक्ट मैच मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। तो एक बार प्रॉपर सॉल्यूशन देख भी लेते हैं कि लेट्स से अगर हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ में आप ट्रीट करेंगे, रेड पीपीटी मिलेगा। सेकंड न्यूट्रल FeCl3 की बात कर रहे थे, फिनॉल टेस्ट, वॉयलेट कलर मिलेगा। आपका एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन 1 डिग्री एमाइन के साथ में रिएक्शन करके कार्बाइल एमाइन रिएक्शन देगा। और यहां पर अगर हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल है, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रही है, सिंपली हमारा 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, या मिथाइल कीटोन भी होता, हेलोफॉर्म रिएक्शन में पॉजिटिव रिजल्ट देता। इस तरीके से ये क्रॉस चेक हो गया। हमें तो आंसर पता करना था जो कि फर्स्ट आंसर है, तो फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हमें मैच द कॉलम करना है। लिस्ट 1 में रिएजेंट्स गिवन है और लिस्ट 2 में प्रोडक्ट गिवन है। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? वन बाय वन बात करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लीजिए जी, आपका बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो N2+ एंड Cl-। अगर इसे लेट्स से एनिलीन के साथ में ट्रीट करेंगे, अगर एनिलीन के साथ में इसे ट्रीट करा, बताइए क्या होगा? कपलिंग रिएक्शन होगी। और कपलिंग रिएक्शन करके देखते से पता लग रहा है कि थर्ड प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाएगा। सो दिस वन इज रिंग, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड देन अगेन रिंग एनिलीन की तरफ से। सो दिस वन इज NH2, लाइक दैट। ओके, एनिलीन के साथ में तो रिएक्शन हुई, फर्स्ट से थर्ड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। ओके जी, अब HbF4 के साथ में ट्रीट करेंगे, HbF4 के साथ में ट्रीट करेंगे, हीट अप करेंगे। सिंपली यहां पर अगर हम बात करें, फ्लोरोबेंजीन हमें मिल जाएगा। वो बात अलग है कि BF3 और N2 अलग हो जाएगा। चलिए जी, उसके बाद में अगर हम बात करें लेट्स से Cu और HCl के साथ में, अगर Cu और HCl के साथ में आप ट्रीट करेंगे, सिंपली क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। सो दिस वन इज क्लोरोबेंजीन, लाइक दैट। और अगर आप CuCN और KCN के साथ में ट्रीट करेंगे, CuCN या KCN के साथ में, सो यहां पर रिंग के साथ में नाइट्राइल ग्रुप लग जाएगा। दैट्स इट। सो अल्टीमेटली अगर हम मैच करें सेकंड का, वेल फ्लोरोबेंजीन है तो बी बिलोंग करेगा फर्स्ट को, बी बिलोंग करेगा फर्स्ट को, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया। सी बिलोंग करेगा आपका फोर्थ को, सी बिलोंग करा फोर्थ को, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। और डी बिलोंग करेगा आपका सेकंड को। यस, थर्ड ऑप्शन में हमें करेक्ट मैच मिल रहा है। अल्टीमेटली थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हमें दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, दोनों को मैच करना है। देखिए अगर हम बात करें, सिंपली यहां पर एक मेमोरी बेस ये क्वेश्चन है। अगर सैकरिन की हम बात करें तो पहले तो लिस्ट 1 में पढ़ें, सैकरिन है, एस्पार्टेम है, एलिटेम है और सुक्रेलोज है। लिस्ट 2 में हाई पोटेंसी स्वीटनर है, फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, एंड फोर्थ अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर है। तो वन बाय वन बात करते हैं। अगर हम सैकरिन की बात करें, सो ये फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। अच्छा जी, अगर एस्पार्टेम की बात करें तो एस्पार्टेम जो होता है वो अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर में या कुकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। साथ ही साथ ध्यान रखें, कोल्ड ड्रिंक हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, उसमें एस्पार्टेम ही एज ए स्वीटनिंग एजेंट हम यूज करते हैं। एलिटेम की हम बात करें तो एलिटेम हमारा बहुत ज्यादा स्वीट होता है। आपको पता है नॉर्मल शुगर से 2000 टाइम्स ज्यादा ये स्वीटनर होता है। और अगर सुक्रेलोज की बात करें तो ये कुकिंग टेम्परेचर पर तो स्टेबल होता है, बिल्कुल होता है, और कैलोरी भी इसमें नहीं होती है।
मैच करते हैं। फर्स्ट हमारा मैच करा फोर्थ के साथ में, बी हमारा मैच फर्स्ट हमारा मैच करा सेकंड के साथ में। ओके, तो फर्स्ट हमारा मैच करेगा सेकंड के साथ में, चलिए जी। बी हमारा मैच करेगा फोर्थ के साथ में, सी हमारा मैच करेगा फर्स्ट के साथ में, और डी मैच करेगा थर्ड के साथ में। डी मैच करेगा थर्ड के साथ में, तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाते हैं और सेकंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। एक बार प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देख लें। सेकेंड की बात करें तो फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है एस्पार्टेम, अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक। एलिटेम की बात करें हाई पोटेंसी स्वीटनर है, 2000 मोर स्वीटनर देन केन शुगर। और सुक्रेलोज की बात करें स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, और जो कि कैलोरीज भी प्रोवाइड नहीं करता। एनीवेज, हमें तो आंसर से मतलब था जो कि सेकंड ऑप्शन है, अल्टीमेटली सेकंड ऑप्शन, जी हां, सेकंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द गिवन एलिमेंट। ये अपने को 4 एलिमेंट दिए हैं और इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपने को ऑर्डर बताना है। चलो देखते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अपना रहा, ये रहा कार्बन, ठीक, ये कार्बन रहा, ये अपना फॉस्फोरस रहा, ये यहाँ पे ब्रोमीन रहा और ये स्टैटिन रहा, ठीक। अपने को पता है कि अपन जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो ईएन वैल्यू बढ़ता है। अपन पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो ईएन इंक्रीज होता है। सबसे ज्यादा अपन पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में कौन सा ज्यादा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सबसे ज्यादा होता है वो फ्लोरीन का होता है। तो यहाँ पे ये कार्बन का अपन, ये कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये फ्लोरीन रहा। तो फ्लोरीन का 4 होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये यहाँ पर ना 0.5 से डिक्रीज होता है। तो ये क्या हो गया 3.5, ये 3 और ये हो गया 2.5। कार्बन का कितना हो गया 2.5। अब अपन बात करें यहाँ पर ये इसका 3 है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। तो ये ऊपर से नीचे जाने पर ना लेफ्ट टू राइट पीरियड में जब अपन जाते हैं ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन जब अपन ग्रुप में आते हैं टॉप टू बॉटम, जब अपन ग्रुप में टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो ईएन का वैल्यू डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज होकर के इसका वैल्यू आ जाता है 2.1, फॉस्फोरस का वैल्यू है 2.1, ब्रोमीन का यहाँ पर ये ऊपर से जब 4 से घटता हुआ आता है ना फ्लोरीन से, तो इसका वैल्यू आ जाता है 2.8 और ये आ जाता है 2.2, ये 2.2। तो आप देखो अपने को पूछा किसका किसका है, अपने को यहां पे बात करें तो केवल पूछा है अपने को यहां पे पूछा है केवल कार्बन का, अपने को कार्बन का पूछा है, अपने को केवल अपने को यहां पे कार्बन का पूछा है, फिर अपने को फास्फोरस का पूछा है, ब्रोमीन का और फिर स्टैटिन का। तो इसमें डाटा अगर देखें तो सबसे ज्यादा अपने को किसका दिख रहा है, ब्रोमीन का, सबसे ज्यादा अपने को दिख रहा है ब्रोमीन का। फिर उससे कम आप देखो यहाँ पे 2.5 है, कार्बन का दिख रहा है, उससे कम अपने को स्टैटिन है, और सबसे कम वैल्यू यहाँ पे डाटा किसका है, फॉस्फोरस का। तो आप देखो ये ब्रोमीन, कार्बन, स्टैटिन, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, कार्बन, स्टैटिन, फॉस्फोरस। तो ये अपना ऑप्शन यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे ये ऑप्शन मैच कर रहा है 4 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वापस एक क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है कि लिथियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड और आयनिक रेडियस ऑफ लार्जर इज, ये यहां पे इनका ये कहना है कि ये रहा आयनिक रेडियस क्यों बड़ा होता है मैग्नीज का, ठीक है, मैग्नीशियम का। अब ये देखो ये लिथियम और मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, एक्चुअली क्या है, ये लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम ये यहाँ इसके साइड में अगर बात करें अपन तो ये यहाँ पे ये रहा बेरिलियम और फिर ये इसके नीचे मैग्नीशियम। तो देखो लिथियम और मैग्नीशियम क्या एक्चुअली ये ऊपर से नीचे जाते हैं इस ग्रुप में। लिथियम का बहुत ही स्मॉल साइज होता है, एबनॉर्मली स्मॉल साइज होता है लिथियम का और मैग्नीशियम का, और इन दोनों के बीच ना डायगोनली रिलेशनशिप है, डायगोनली रिलेशनशिप है। और यहाँ पर अपन बात करें तो ये बोलता है ना कि तो इस स्मॉल साइज के कारण ये नॉर्मल ऑक्साइड तो बना पाता है, सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड नहीं बना पाता, स्टेबिलिटी स्टेबल नहीं हो पाता। सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड इसका स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये नॉर्मल ऑक्साइड तो फॉर्म कर पाता है, Li2O, MgO ये तो बना पाता है लिथियम और मैग्नीशियम ड्यू टू स्मॉल साइज, एबनॉर्मली स्मॉल साइज। बट यहाँ पे ना अब ये बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ लिथियम आयन इज लार्जर देन मैग्नीशियम आयन। तो देखो यहाँ पे ये लिथियम आयन की बात करें, लिथियम +1
और मैग्नीशियम +2। ये एक्चुअली ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। तो यहाँ पर इक्वल और ग्रेटर हो जाता है, चूंकि यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम आयन में 2 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम आयन में ना 10 इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है, जेड इफेक्टिव अपना क्या होता है, जेड इफेक्टिव P/E, प्रोटॉन जितना हो और इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन। तो अपन जेड इफेक्टिव, यहाँ पे जेड इफेक्टिव डोमिनेंट होता है और इस कारण लिथियम का साइज थोड़ा ग्रेटर हो जाता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन सा, तो दोनों क्या है, स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ओके, Which of the following represent the Freundlich adsorption spectrum आइसोथर्म, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा हमारा ग्राफ है जो आइसोथर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ अपन जानते हैं इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x/m डेट विल बी इक्वल टू k p⁻1/n। अब अपन को इसका ग्राफ देखना, अगर अपन पहला ग्राफ देखते हैं डेट इज x/m वर्सेस p के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर अपन बात करें तो x/m अपन कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p⁻1/n, और p⁻1/n का जो ग्राफ होगा वो क्या इसी तरह से होगा। तो मतलब हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलरली अगर अपन बात करते हैं log x/m वर्सेस log p की बात, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है x/m और बराबर k p⁻1/n, अगर अपन दोनों साइड log ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log x/m डेट विल बी इक्वल टू log k मल्टीप्लाई बाय p⁻1/n। अगर अपन log की प्रॉपर्टी लगाएं तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, log x/m डेट विल बी इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, ठीक है। तो अपन ने किसके अगेंस्ट में बना रहे, log x/m, एक तो ये, और अपन बना रहे log p के अगेंस्ट में। तो ये तो हमारे पास किस पे आ गया, y एक्सिस पे आ गया। सिमिलरली ये हमारे पास किस पे आ गया, x एक्सिस पे आ गया, और ये हमारा कोई कांस्टेंट टर्म होगी, इसको लेट सपोज अपन c बोल दे, और ये हमारे को क्या डिनोट करेगा, m। तो इसका मतलब ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ बन रही है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है, और वो हमारे पास क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पे m रिप्रेजेंट करता है क्या, स्लोप, और c रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट। तो क्या ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट जो दिया है, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास log k के बराबर हो जाएगी, ठीक, log k के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे जो स्लोप है ये क्या 1/n के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये भी हमारा जो ग्राफ है ये बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलरली थर्ड ग्राफ अगर अपन देखते हैं तो थर्ड ग्राफ में हमारे पास क्या है, x/m वर्सेस कांस्टेंट c, क्या है x/m वर्सेस कांस्टेंट c। यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है कि ये जो कांस्टेंट है ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, log p आना चाहिए। तो ये वाला ग्राफ हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपन इसकी बात करते हैं, ये क्या है x/m, और यहाँ पर क्या होता है, बराबर होता है k p⁻1/n। तो अगर अपन बात करें x/m, कांस्टेंट हटा दें, तो x/m ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा p⁻1/n। इसका मतलब क्या, ये फिर से y, ये क्या हमारे पास y एक्सिस पे, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास x एक्सिस पे आ गया, और सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस c। तो ये क्या हो गया हमारे पास, y इक्वल टू mx प्लस c आ गया, और यहाँ पे कांस्टेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये हमारे पास फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, दैट इज ऑप्शन ए, बी एंड डी। तो हमारा कौन सा गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन, दैट इज पहला ग्राफ, सेकंड ग्राफ एंड द फोर्थ ग्राफ इज करेक्ट। देख ले, इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते अपन। देखिए वही चीज, x/m इज इक्वल टू k p⁻1/n। तो अपन ने x/m और वर्सेस p का ग्राफ बनाया, तो एक ऐसा बना। सिमिलरली दूसरे ऑप्शन के ट्राई करें, जब दोनों साइड log ले लिया था, तो log की प्रॉपर्टी से अपन ने देखा कि ये हमारे पास क्या बन गया, y इक्वल टू mx प्लस c बन गया, y इक्वल टू mx प्लस c, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, log k। सिमिलरली थर्ड वाला भी हमारे पास क्या बना था, y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन से हो गए थे, ए, बी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि विच हाइड्रोजन इज नोन टू द कॉज रिएक्शन गिवन बिलो। इनमें से कौन सा हाइड्रोजन है, ये अपने को चार, ऑल हाइड्रोजन, ओनली क्लोरीन, ओनली ब्रोमीन, ओनली आयोडीन, कौन सा हाइड्रोजन है इन चारों में से, ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कौन सा हाइड्रोजन है जो इस रिएक्शन को करा सकता है। अब आप देखिए एक्चुअली यहाँ पे कॉपर क्या है, ये कॉपर यहाँ पे
ये कॉपर यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कॉपर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, और आयोडीन यहाँ पे माइनस है। देखो कॉपर +2 में ना मोस्ट स्टेबल है, कॉपर +2 में ही एक्वस कंडीशन में, एक्वस की बात करते हैं तो कॉपर वहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है। तो ये कॉपर +2 यहाँ, और ये आयोडीन, आयोडीन I-, अगर अपन रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की अपन बात करें तो देखो ये F-, Cl-, Br- और I-, ये F- और Cl- तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता भी नहीं है, बहुत रेयर केस, बहुत कम। ये दोनों अपना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये देखो कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका, एक तो +1 और एक +2, कॉपर +1 और +2, तो +2 में ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ये तो क्या हो गया, एक तरह से बोलो तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये I- यहाँ पर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इससे ज़्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है I-, यहाँ पर ब्रोमाइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसके साथ रिएक्शन करके ये Cu2I2 बना लेता है, ठीक है, यहाँ पर Cu2I2 का फॉर्मेशन हो गया। तो ये ऑक्सीडाइजिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, सामने वाले का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन। तो ये यहाँ बना लिया Cu2I2 + I2, तो ये रिएक्शन हो गया, और अपना आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन अपना हो जाएगा ओनली और ओनली आयोडीन। तो यहाँ जो बात करें कौन सा हैलोजन कॉज कर पाएगा, तो वो ओनली आयोडीन है जो रिएक्शन कर पाएगा। अपन ब्रोमीन की बात कर लिए, क्लोरीन, क्लोरीन तो एक्ट कर भी नहीं पाएगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, इस कारण अपन नहीं ले पाते, ठीक है, ओके। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, चूज द हैलोजन विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इन द गिवन कंपाउंड ABCD। ओके भाई, तो अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन की, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। अब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जब लिविंग ग्रुप हमारा अलग होगा तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हमारा बनेगा BRA, BRB। ए अगर कंपाउंड की बात करें, 2 ब्रोमीन है, दोनों से पॉसिबल इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएंगे, जिससे मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा और उसी से हमारी रिएक्शन संपन्न होगी। ओके जी, तो यहां पर अगर हम बात करें, लेट्स से BRA अगर हम हटाते हैं, सो BRA लाइक दिस रिंग, एंड दिस वन इज, एक बार 2 बार हम बना ही देते हैं लाइक दिस, एंड ये अब आपका BRA हटा रहा हूं तो ये BRB एज इट इज रहेगा, यहां पर BRA एज इट इज रहेगा। BRA आपका हटाया तो अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन में रहेगा। फिनाइलिक हमारा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, और यहां पर अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज है, सिंपली 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो BRA हटने पर हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा है, अल्टीमेटली इसी हैलोजन से SN1 रिएक्शन होगी। तो BRA, ए का BRA करेक्ट है, ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है जी, यहां पर टिक कर देते हैं BRA। बी कंपाउंड पर चलते हैं। बी कंपाउंड पर दोनों टर्मिनल पोजीशन पर आयोडीन प्रेजेंट है। अब एक बार फर्स्ट आयोडीन को हटाएं, सो दिस वन इज आवर फर्स्ट आयोडीन। अगर हटाया तो ये कार्बोकैटायन बना, ये प्लस चार्ज, और लीजिए डबल बॉन्ड। और अगर सेकंड की अगर हम बात करें, सो दिस वन एंड पॉजिटिव चार्ज, ये आपका बना IA और ये आपका डबल बॉन्ड। देखते से ही पता लग रहा है ये कार्बोकैटायन इस पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में रहेगा। एलाइलिक कार्बोकैटायन है भाई, अल्टीमेटली स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी IA1 की। सो ये IA1 हटाया, IA1 की स्टेबिलिटी ज्यादा। यहां पर देख लीजिए IA1 फर्स्ट और फोर्थ दोनों ऑप्शन में है। थर्ड ऑप्शन पे चलिए, देखते से पता लग जाना चाहिए ये आपका ब्रिजेट कार्बन है। हां जी, ब्रिजेट कार्बन है। क्या ब्रिजेट कार्बन पर आप कार्बोकैटायन बनाएंगे? ब्रेट्स रूल के अकॉर्डिंग आप कार्बोकैटायन नहीं बना सकते। रीजन, अरे ऑलरेडी स्ट्रेन होता है, कार्बोकैटायन नहीं बनता, पॉसिबल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू ब्रेट्स रूल। सो यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी है कार्बोकैटायन फॉर्म होने की, सो उसको हम बना लेते हैं। लीजिए जी, ये आपका ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है जी, यहां पर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है, ये आपका BRA फर्स्ट ब्रोमीन, और ये बन गया आपका सिंपली ब्रिज हेड कार्बन। ये पॉसिबिलिटी है केवल एक BRB सेकंड या B बोरोन के हटने से जो कार्बोकैटायन बना। सो BRB अल्टीमेटली फर्स्ट ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं है। चलते चलते डी कंपाउंड को भी देख लेते हैं, वैसे आंसर तो मिल गया। अगर हम बात करें यहां पर BRA को हटाएं
तो BRA को हटा के आपके पास इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह मिला। अरे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, हाँ जी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यहां पर अगर हम बात करें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा लाइक दिस, सो दिस वन एंड दिस वन इज BR एंड A। दैट्स इट बच्चों, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। वैसे तो आंसर हमें मिल ही चुका था, एनीवेज क्रॉस चेक भी हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। एक बार देख भी लेते हैं। फर्स्ट, जी हां, फर्स्ट कंपाउंड में बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म बाय BRA गेट स्टेबलाइज्ड बाय कॉन्जुगेशन विद फिनाइल रिंग, यस दिस वन इज ट्रू, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। सेकंड की अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म बाय IA1 बिकम्स मोर स्टेबल बाय कॉन्जुगेशन, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ओके फाइन, ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग आप BRA को नहीं हटा सकते सी में, और डी में अगर हम बात बोले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से पता लग रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। आंसर मिल चुका है। क्या है फाइनल आंसर? फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, मोलर मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन X विच ऑन ओजोनोलाइसिस कंज्यूम 1 मोल ऑफ ओजोन पर मोल ऑफ X एंड गिव्स, यहां पर क्या है 1 मोल ऑफ ईच इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन। तो यहां पर प्रोडक्ट को मैं प्रॉपरली लिख लेता हूं, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन हमें मिल रहा है। चलिए जी, तो उस हाइड्रोकार्बन का मोलर मास कितना होगा? जनरलाइज अगर हम बात करें ओजोनोलाइसिस रिएक्शन की, सो लेट्स से कोई एल्कीन हमारे पास है, अगर उसका ओजोनोलाइसिस करा तो सिंपली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या डबल बॉन्ड को ब्रेक करें, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच कर दें, सो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रोडक्ट क्या है? इथेनॉल। सो दिस वन इज CH3, C डबल बॉन्ड O एंड H, इथेनॉल CH3CHO, प्रोपेनॉन, सो दिस वन इज प्रोपेनॉन। ठीक है जी, अब किस रिएक्टेंट के ओजोनोलाइसिस से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है? तो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दें, दोनों कार्बन को अटैच कर दें, तो 2 कार्बन, सो CH3 1 कार्बन, इससे डबली बॉन्डेड से ये आपने कार्बन अटैच करा जिससे है CH3 एंड CH3, दैट्स इट। सो अगर हम IUPAC नेम की बात करें, हालांकि नीड नहीं है, फिर भी 2 मिथाइल ब्यूटूइन है। मोलर मास फाइंड आउट करें, दिस वन इज C5H10, सो दिस वन इज व्हाट, ये हाइड्रोजन भी है, एल्कीन CnH2n जनरल फॉर्मूला, सो 5 कार्बन के लिए 5 इंटू 12, 10 हाइड्रोजन के लिए 10 इंटू 1, 60 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 70 ग्राम पर मोल के बराबर। दैट्स इट, 70 ग्राम पर मोल इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो 70 विल बी आवर करेक्ट आंसर। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। रिएक्टेंट है ओजोन के साथ में प्रोपेनॉन और इथेनॉल बन रहा है, अल्टीमेटली C5H10 हमारे पास रिएक्टेंट है जिसका मोलर मास 70 आ रहा है, तो 70 विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए एक और ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपना इनऑर्गेनिक का ही है कि XeF4 एंड SbF5 टू फॉर्म ये क्या बनाता है? तो ये जो प्रोडक्ट बनाता है ना, अब ये बोल इसका ये कहना है कि ये M, मान जाए ये XeF4 है, यहाँ पे XeF4 है, तो ये रिएक्शन किया SbF5 से, ये SbF5 से रिएक्शन कराया, तो ये XeF5 से जो रिएक्शन कराया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे जो 11 है वो पूछ रहा है, और उसमें 4 जो आएगा उसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ अगर अपन बात करें, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। ये जेनॉन फ्लोराइड जो होता है ना, यहाँ पर जेनॉन फ्लोराइड जो है, तो ये F- जो यहाँ पे होता है ना जेनॉल फ्लोराइड, यहाँ पे जेनॉल फ्लोराइड एक्ट एज फ्लोराइड डोनर और एक्सेप्टर दोनों का बिहेव करता है। ये जो XeF4 है जेनॉल फ्लोराइड याद रखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जेनॉल फ्लोराइड एक्ट एज फ्लोराइड डोनर भी एक्ट करेगा और फ्लोराइड एक्सेप्टर भी करेगा। कैसे? देखो यहाँ भी अपन बात करें तो XeF4 है, यहाँ भी फ्लोराइड है, जेनॉन का कंपाउंड भी है जो फ्लोराइड है, और यहाँ पे Sb के साथ जो है ये भी फ्लोराइड है। तो देखो ये SbF5 के साथ क्या होगा ना, अपन बात करें, चलो ये SbF5, ये जेनॉन XeF4 प्लस SbF5, ये क्या करेगा यहाँ पे, ये चूंकि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है जेनॉन का, ये SbF5 की बात करें तो ये यहाँ पे ये लेविस एसिड का बिहेव जैसा बिहेव करेगा, ये लेविस एसिड के जैसा बिहेव करेगा, तो ये कंपाउंड बना लेता है XeF3, ये डोनेट करेगा, तो ये डोनर किया तो ये XeF3
प्लस और ये बना लेगा SbF6 माइनस XgF6 माइनस ये, ठीक है। तो ये देखो ये F3 प्लस और ये X6 माइनस, तो यहाँ पर अपन बात करें तो ये 3 हुआ, m के जगह जो वैल्यू है यहाँ पे m का वैल्यू जो पूछा जा रहा है, ठीक है, ये m का वैल्यू, तो ये m का वैल्यू तो 3 हो गया और n का वैल्यू हो गया 1 प्लस 1, और यहाँ पर ये जो y का वैल्यू है ये mn और ये x का वैल्यू कितना हो गया 6 और ये हो गया अपना 1, तो ये टोटल वैल्यू अपन करते हैं तो ये 11 आंसर आ जाता है, ठीक है, 11 आंसर आता है। तो इसमें अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर m प्लस n प्लस y प्लस z का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये अपना एक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये इसका आंसर क्या हो गया 11 हो गया। ये हमारा किस तरह का क्वेश्चन होगा, एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा। अपन से बोला गया था नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज और आर इनकरेक्ट इज। अपन को गिवन 4 ऑप्शंस में से ये पता करना है कि कितने स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो इनकरेक्ट हैं। पहला अपन को दिया हुआ है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम आर यूज्ड टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। जब हमारे पास 2 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, दैट इज लाइन एंड बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसमें बोला गया है कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है इज यूज्ड टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जो कि बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है, तो यह ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। द एमिशन, नेक्स्ट ऑप्शन, द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स इन द गैस फेज शो कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वायलेट, जो कि गलत स्टेटमेंट है, कंटिन्यूअस नहीं रहते। यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे पास डिसकंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ होता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारे पास मल्टीपल भी हो सकते हैं, क्योंकि अपन को नंबर बताने की कौन से सही है, तो अपन को आगे भी देखना पड़ेगा। एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन एमिशन स्पेक्ट्रम, जो कि फिर से एक तरह का करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ये भी हमारा ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। द एलिमेंट हीलियम वो डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, बिल्कुल करेक्ट, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट आए हैं वो है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीजर वैल्यू 1। The titration curve of a weak acid versus a strong base with phenolphthalein as an indicator is shown below। अपन ने इंडिकेटर कौन सा यूज किया है, फिनोफ्थलीन। हमारे पास 2 तरह के इंडिकेटर होते हैं, दैट इज फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो द के हमारे पास के की वैल्यू दे रखी है फिनोफ्थलीन की, दैट इज 4 × 10⁻⁻10 और गिवन log 2 की वैल्यू है दैट इज 0.3। यहाँ पे अपन को ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड रखी हुई है और यहाँ पे pH रखा हुआ है। तो पूछा गया है द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज और आर करेक्ट अबव फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन के बारे में हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सा सही है गलत है ये बताना है। ये एक चीज अगर अपन रिकॉल करें तो अपन ये जानते हैं कि फिनोफ्थलीन जो एसिडिक मीडियम होता है वो होता है कलरलेस, और जो बेसिक मीडियम में होता है वो क्या होता है, कलर्ड होता है। तो अपन यहाँ बात करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज और आर करेक्ट अबव फिनोफ्थलीन इज। इसमें लिखा है इट कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस, जो कि एक सही गलत स्टेटमेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, ठीक है। इट बिगिंस टू चेंज कलर एट pH 8.4, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग होता है तो इसके लिए इसका क्या pH बिगिन कहां से होता है, 8.4 से बिगिन होता है कलर चेंज होना, ठीक है। इट इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस, ये फिर से गलत क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज कलरलेस एज एन एसिडिक मीडियम, ये अपन जानते थे क्या कि हमारे पास जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होता है वो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, कलरलेस होता है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारा एक करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शंस हो गए यहाँ पे कितने आ गए, 2 ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन। जब हमारे पास ये वैल्यूज दे रखी थी तो अपन ने यहाँ देखा तो इंडिकेटर चेंज कितना है, पी के और फिनोफ्थलीन कितना, +1 या -1। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, +8.4 से 10.4 तक। सिमिलरली हमारे पास अपन ने बात करी थी फिनोफ्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में, तो ये हमारे पास कलरलेस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या आ गया, इंटीग्रल वैल्यू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ 60 watt इलेक्ट्रिक हीटर इज इमर्स्ड इन अ गैस फॉर 100 seconds in a constant volume container with adiabatic walls, the temperature of the gas rises by 5 degrees Celsius, the heat capacity of the given gas is। अपन को क्या निकालना है, हीट कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है। अपन को हीट कैपेसिटी निकालनी है और अपन को क्या क्या दे रखा है, अपन को पावर दे रखी है डेट इज 60 watt और सेकंड अपन को टाइम दे रखा है डेट इज 100 seconds, ठीक है 100 seconds। और टेम्परेचर राइज दिया हुआ है अपन को कितना, डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये अपन को दिया हुआ है और आंसर अपन देख सकते हैं जूल्स पर केल्विन में चाहिए
और सेकेंडली अपन को जो चाहिए वो चाहिए नियरेस्ट इंटीजर, राइट। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अपन ये जानते हैं हमारे पास होता है एनसीवी dt, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीवी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, और ये हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टी किसमें, सेकंड्स में, और अपन को जो वैल्यू दी गई थी वो सेकंड्स में दी गई थी। तो यहाँ से अगर अपन सीवी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हीट कैपेसिटी, तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 बराबर पावर हमारे पास कितनी है 60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास CV विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 1 टाइम, और ये हमारे पास चले जाएगा 20 टाइम्स, तो यहाँ जाएगा हमारे पास 1200 जूल पर केल्विन। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यही हमारे पास है एडियाबैटिक वॉल है, मतलब हमारे पास हीट एक्सचेंज होगी नहीं सराउंडिंग्स में और सिस्टम में, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा क्या लिख जाएगा CV मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इन सेकंड्स, ठीक है। तो हमारे पास CV डेल्टा टी अपन को गिवन है, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर अपन को गिवन है 5, पावर कितनी है 60 वोल्ट, और ये कितना है 100, तो CV की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1200 जूल पर केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The vapor pressure versus temperature curve for a solution solvent system is shown below। ये हमारे पास दिया हुआ है। The boiling point of the solvent is, यहाँ अपन को बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है ये, तो अपन यहाँ देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट हमारा किस पे आ रहा है 82 पे। तो ये तो ग्राफ से अपन ग्राफ को देख के ही बता सकते हैं हाँ कि हमारे पास यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कौन से टेम्परेचर पे आएगा, तो अपन कह सकते हैं डेट इज 82 डिग्री सेल्सियस। (0.5 gram of an organic compound X with 60% carbon will produce इतने ग्राम of CO2 on complete combustion। कंप्लीट कंबशन कराना है और CO2 का मास निकालना है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले अगर अपन बात करें मोल्स ऑफ कार्बन की, गिवन इंफॉर्मेशन से अगर अपन मोल्स ऑफ कार्बन निकालते हैं तो हमारे पास 0.5 ग्राम तो इसका दे रखा है, और उसमें हमारे पास कार्बन कितना है डेट इज 60%, तो 60 बाय ये कितना हो जाएगा 100, और हमारे पास कार्बन कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12। ये तो क्या आ गया मोल्स ऑफ कार्बन, और जितने ही कार्बन होंगे क्योंकि उनकी स्टिचियोमेट्रिक कंप्लीट कंबशन पे कितनी होती है 1:1 की, तो जितने ही कार्बन होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, तो ये कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 बाय 12, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। सिमिलरली अपन को निकालना क्या है मास निकालना है, तो मास विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 44। तो यहाँ से ये हमारे पास 2 डेसिमल है, ये 2 डेसिमल अगर अपन रिमूव करते हैं तो नीचे कितना जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा 1 टाइम गया, ये हमारा 2 टाइम गया, ये 1 टाइम गया, ये 22 टाइम गया, ये 1 टाइम गया, ये कितनी टाइम्स गया 20 टाइम्स गया, तो हमारे पास ये 1 टाइम गया और ये 11 टाइम गया, तो कितना हो गया 11/10 हो गया, तो 11/10 हो गया हमारे पास 11/10। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 10 की पावर -1, क्योंकि अपन को आंसर किस में लाना है 10 की पावर -1 ग्राम में लाना है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डेट इज 11, क्योंकि 11 ही हमसे पूछा गया, ठीक है, इसी फॉर्मेट में पूछा गया था 11 इंटू 10 की पावर -1 में बताना था, तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 11 ग्राम। तो देखिएगा इसका डिटेल सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ कार्बन हमारे पास आ गया 0.5 इंटू 0.6 अपॉन 12, और फिर मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम होंगे डेट इज 0.5 इंटू 0.6 अपॉन 12। देन हमारे पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 डेट इज इक्वल टू 44। तो यहां से हमारे पास ये आंसर आ गया। चलिए वापस नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये इनऑर्गेनिक का वापस क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है नंबर ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द परसेंट कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। इनका ये कहना है कि कोवैलेंट कैरेक्टर को जो आयनिक बॉन्ड में ये कोवैलेंट कैरेक्टर का कितना परसेंट अफेक्ट करता है आयनिक बॉन्ड को। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, ये कोवैलेंट कैरेक्टर है। कोवैलेंट कैरेक्टर जिसको अपन पोलराइजेशन से देखते हैं, पोलराइजेशन जिसको अपन फजेंस रूल बोलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फजेंस रूल की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है कोवैलेंट कैरेक्टर, ये फजेंस रूल अकॉर्डिंग टू फजेंस रूल के यहाँ पर अगर आप बात करो तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है ना, जितना ज्यादा चार्ज होगा ये कोवैलेंट कैरेक्टर CC, कोवैलेंट कैरेक्टर को अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं CC, कोवैलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अपना कोवैलेंट कैरेक्टर हो जाता है, ठीक है। और ये जितना ज्यादा एनायन का साइज होगा, निगेटिव साइज जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा,
और पॉजिटिव साइड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये कोवैलेंट करंट कम होता है। दूसरी बात किस पे डिपेंड करता है, तो आप देखो ये केटायन, ये अपन बात करें तो ये रहा एक निगेटिव एनायन और ये पॉजिटिव केटायन, एक रहा केटायन और एक रहा एनायन। तो होता क्या है ना, केटायन का तो हो जाता है पोलराइजिंग पावर, कोटायन का क्या हो जाएगा पोलराइजिंग पावर, और एनायन का क्या हो जाएगा पोलराइजेबिलिटी। केटायन का क्या होगा पोलराइजिंग पावर और एनायन का क्या हो जाता है पोलराइजेबिलिटी। तो आप देखो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, ये सही ऑप्शन है क्योंकि केटायन का पोलराइजिंग पावर होता है। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, ये भी सही स्टेटमेंट है क्योंकि एनायन का होता है पोलराइजेबिलिटी। अब ये बोला है एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन। अब बताओ यहाँ पर हमने बात किया एक फोर्थ ऑप्शन है पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन, तो एनायन का तो पोलराइजेबिलिटी होता है, पोलराइजिंग पावर नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये दोनों सही रहा। अब एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन तो जितना ज़्यादा एनायन होगा, जितना ज़्यादा एनायन होगा उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो अपने को फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑप्शन तो सही है, ये फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। आप एक बार वापस देख लीजिए कोवैलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, केटायन का तो हो जाता है क्या पोलराइजिंग पावर, एनायन का हो जाएगा पोलराइजेबिलिटी। तो इसलिए अपन अगर बात करें केटायन का हो जाएगा पोलराइजिंग पावर और एनायन का पोलराइजेबिलिटी, और ये एनायनिक साइज पर डिपेंड करता है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये अपन को एक बताया गया, एक फिगर दी गई है और उसमें बोला गया 3 बल्ब्स आर फिल्ड विद CH4 अपन को 3 गैसेस दे रखी हैं। CH4 जिसका मॉलिक्यूलर मास अपन जानते हैं कितना होता है 16, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर मास अपन जानते हैं कितना होता है 44, और नेक्स्ट गैस दी रखी है नियॉन जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है हमारे पास 20, राइट। एज शोन इन द फिगर द बल्ब्स आर कनेक्टेड थ्रू पाइप्स ऑफ 0 वॉल्यूम। अपन के इनके जो वॉल्यूम है, जिसके जो कनेक्टिंग पाइप्स हैं उनकी वॉल्यूम हमने क्या ली रखी है नेग्लिजिबल, तो मतलब इनका कोई फर्क नहीं आएगा। When the stop cocks are open at the temperature and the temperature is kept constant throughout, the pressure of the system is found to be, अपन को प्रेशर निकालना है तो हमारे पास तब जानते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, डेट इज P फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3। अब इस पे इक्वेशन लगा देते, अपन वैल्यूज डाल देते हैं, तो PF तो अपन को निकालना है, और अपन जानते हैं वॉल्यूम जो होती है हमारी एक एडिटिव क्वांटिटी होती है, तो एडिटिव क्वांटिटी यहाँ पे 2 वॉल्यूम, यहाँ पे कितनी 3 वॉल्यूम और यहाँ पे 4 वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितनी हो जाएगी 9 लीटर। तो PF मल्टीप्लाई बाय 9 लीटर इज इक्वल टू P1 हमारे पास कितना है 2, P1 के लिए वॉल्यूम गैस 1 के लिए हमारे पास वॉल्यूम कितनी है 2, प्लस P2 हमारे पास कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितनी है 3, प्लस P3 कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितनी है 4। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया PF हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 4 प्लस 12 प्लस 12, तो डेट विल बी इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है PF इज इक्वल टू ये 24 और ये 28 बाय 9, तो डेट इज इक्वल टू 3.1। तो हमारे पास क्या आंसर किसमें पूछा, नियरेस्ट इंटीजर में अपन को प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास नियरेस्ट इंटीजर में PF की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन एक बार। तो हमारे पास 3 कनेक्टिंग बल्ब्स दिए हुए थे जिनका जो कनेक्टिंग वॉल्यूम था वो कितना था नेग्लिजिबल, तो अपन ने कितना VF इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3, उसी प्रकार से अपन ने वैल्यूज डाली, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया PF की वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 एटमॉस्फेयर। द नंबर ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स विच इज और आर करेक्ट इज, अपन को गिवन चारों स्टेटमेंट्स में से बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट होगा, जिसमें पहला है द स्ट्रॉन्गर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले अपन रिलेशन लिख लेते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेट कांस्टेंट के बीच में हमारे पास रिलेशन क्या होता है, डेट इज A इक्वल टू K इक्वल टू डेट इज द रेट कांस्टेंट A E की पावर माइनस EA बाय RT, राइट। तो अपन से क्या पूछा है, द स्ट्रॉन्गर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही है कि अगर अपना टेम्परेचर कॉन्फिडेंट की ज्यादा होगी उतनी एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास ज्यादा होगी। इफ अ रिएक्शन हैज जीरो एक्टिवेशन एनर्जी इस टेम्परेचर इट्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या बोल रहे हैं कि रिएक्शन का जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये टर्म अगर हमारी जीरो हो जाए तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा टेम्परेचर के, तो बिल्कुल सही बात है, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये भी आ गया। द स्ट्रॉन्गर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट द स्मॉलर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। देखिएगा अब ये वाली बात है, द स्ट्रॉन्गर मतलब अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे द स्मॉलर विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी, वो बोलेगा ये इसकी वैल्यू
कम हो रही है, जो कि एक पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है। इफ देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड द रेट कांस्टेंट, दैट मींस इट हैज रिएक्शन हैज नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम स्टेटमेंट से देख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट्स कितने हो गए? 2। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, इंटीग्रल वैल्यू 2। तो इसका एक डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन। फिर से वही बात कि अगर EA हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। EA की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी तो K इंक्रीज होगा हर टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ। इक्वेशन क्या है? K इज इक्वल टू AE EA बाय RT, राइट। इफ EA की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो K डिक्रीज करेगा विद एवरी इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस कितने आगे थे? 2 करेक्ट ऑप्शंस थे, तो हमारा ये आंसर 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम द 8th अप्रैल शिफ्ट 1। सो ऑल द बेस्ट। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।